नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। हरियाणा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणाम को लेकर के अब तक कांग्रेस में इस बात की स्वीकार्यता नहीं बन पाई है कि वो चुनाव हार चुके हैं, और वो लगातार जब दोपहर के बाद से चुनाव परिणामों में बदलाव या चुनाव परिणाम पलटे, शुरुआत के रुझान जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में आ रहे थे, लेकिन बाद में लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद जब वो रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आना शुरू हुआ, तो कांग्रेस ने ये कहना शुरू किया कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव परिणाम हैं, वोट काउंटिंग है, उसको स्लो कर दिया है। और उसके बाद फिर ये एक प्रवक्ता ने ये बयान दिया कि जो वोटिंग मशीन है जिसमें 99% वोटिंग बैटरी बैकअप है, वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। 50-60% वाले में कांग्रेस जीत रही है। ये सारी बातें एक के बाद एक कांग्रेस ने करना शुरू की, या उनके जो भी प्रवक्ता हैं, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर के खेड़ा तक, सब ने इस तरह की बात शुरू की। और उसके बाद या जबकि जयराम रमेश इस पर बात करने के लिए भी नहीं तैयार थे, उन्होंने खेड़ा साहब को बयान देने के लिए कह दिया। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बात को अब राहुल गांधी जो चुनाव परिणामों के तुरंत बाद, जब दोपहर को ही चुनाव परिणाम रुझानों के जब उनके पक्ष में नहीं आए, जब बदल गए रुझान, तो वो दुबई के लिए निकल गए। और उन्होंने वहीं से ट्वीट किया कि ये जो परिणाम हैं इसमें खामियां हैं, ये गलत हैं, ये इस तरह के परिणाम नहीं आ सकते हैं। और ये बात जो कह रहे हैं कि इस तरह के परिणाम नहीं आ सकते हैं, ये सिर्फ हरियाणा को लेकर के है। ये बात वो जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस का प्रदर्शन चौंकाने वाला है और ऐसा हो गया है कि वो कुछ बोले, लेकिन वहाँ पर वो इस तरह की बात नहीं बोल रहे हैं। और जबकि बीजेपी वहाँ भी ठीक की है, बीजेपी ने अपनी सीट इम्प्रूव की है, लेकिन वहाँ सरकार INDA बना रहा है, मतलब कांग्रेस के साथ अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस बना रही है। तो ये है। अब कांग्रेस के साथ मुश्किल ये है कि कांग्रेस जो है वो ना तो सत्ता से दूर रहना चाहती है और रह पाती है, और हार कांग्रेस को कभी स्वीकार नहीं होता है। और ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। सब कुछ किया है कांग्रेस ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए और सत्ता में बने रहने के लिए। हम पीछे नहीं जाते हैं, लेकिन बात करते हैं इमरजेंसी के समय। इमरजेंसी भी सत्ता में बने रहने के लिए लगाया गया था। उसके बाद जब इमरजेंसी ख़त्म की गई, तब जब ये रिपोर्ट्स आने लगी कि शायद अब कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, इस तरह की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, उसके बाद इमरजेंसी को वापस लिया गया। तो ये मामला तब का है। अब उसके बाद से जो भी चुनाव हुए, जिस तरह से भी चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस हर चुनाव में कोशिश करती रही कि उसका रेलेवेंस रहे, और जब भी इस तरह की स्थिति आई तो वो कभी भी हार को स्वीकार कर पाने की स्थिति में अपने आप को नहीं किया। और अब पहले तो इस तरह की स्थिति नहीं आती थी कि कांग्रेस लंबे समय तक सरकार से दूर रहे, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार तीसरे टर्म में कांग्रेस सत्ता से बाहर है। अब कांग्रेस सत्ता से बाहर है तो ये बात उसको स्वीकार्य नहीं हो रही है, और राहुल गांधी लगातार इसी सब कारणों से आक्रामक नज़र आते हैं। चूँकि जब से वो दूसरे चुनाव के बाद से, मतलब 19 में हारने के बाद से, उन्होंने व्यक्तिगत हमले शुरू कर दिए, और व्यक्तिगत हमलों के साथ साथ उन्होंने हिंदू समाज को बांटने के लिए बहुत सारे उपक्रम शुरू कर दिए, जिसमें कास्ट इन्यूमरेशन का हिस्सा है, दलितों को हिंदू समाज के खिलाफ भड़काना है, मतलब उनको बंटवारा करना है कि उनका शोषण होता है। और यही कारण था कि 2024 के परिणाम हैं
उनमें जो दलितों को लेकर के, एमबीसीज को लेकर के या ओबीसीज को लेकर के जो उन्होंने बयानबाजी की थी, संविधान बदल जाएगा, बाबा साहब का रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं 24 में उन्होंने चुनावों को प्रभावित किया और वही उसी का परिणाम था कि कांग्रेस 99 सीटें जीतने में सफल रही। अब अभी उसके बाद 2024 के बाद जो ये पहले इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, जो जिसमें चुनाव जो हैं अभी, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, तो ये जो चुनाव हो रहे हैं, इन चुनावों में कांग्रेस को बहुत गेन नहीं हुआ है। हरियाणा में तो बुरी तरह से हार गए, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना करके आई, और जम्मू कश्मीर में भी गेन नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है, क्यों गेन नहीं? बहुत सारे कारण है। हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में कांग्रेस लगातार कोशिश करती रही कि वो कास्ट एनुमरेशन की या जाति जनगणना की बात करती रही, वो जाट सेंटिमेंट की बात करती रही, वो दलितों को अलग करने की बात करती रही, लेकिन न केवल भारतीय जनता पार्टी के और नेताओं ने, बल्कि प्रधानमंत्री ने भी अब लगभग ये तय सी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि वो हिंदुओं को एकजुट करेंगे और हिंदुत्व की बात करेंगे। एक बात कही थी योगी आदित्यनाथ ने कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कही थी, और इस पर वो अपनी वापस भी नहीं आए। उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। प्रधानमंत्री है, शायद वो इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदू बटेगा तो जो विरोधी हैं वो महफिल सजाएंगे। मतलब उनका स्पष्ट था कि अगर हिंदू बटेगा, हिंदू का वोट बटेगा, तो जो विरोधी हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे और मौज करेंगे, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, उसके अलावा बिहार में, पश्चिम बंगाल में नजर आया। उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट्स हैं वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगभग 95 से 98% तक वोट गई। ये अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी, इस तरह का कभी नहीं हुआ। लेकिन हिंदू वोट बटा, और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी जो उम्मीद कर रही थी कि 17 के आसपास सीटें अपने अलायंस के साथ जीतेंगी, और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं चुका था, वो किसी इस तरह की परिस्थिति में थे जब ऐसा असंभव सा था। वो 72-73 सीट 2014 में जीत चुके थे और 65 पर वो 2019 में थे, लेकिन वो घट के 33 पर आ गए। वैसा ही हाल बिहार में हुआ। बिहार में भी वो लगभग 7-8 सीटें कम हुई उनकी। 17 थी भारतीय जनता पार्टी की, वो 12-13 पर आ गए। महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें कुल 42 थी, वो घटी हैं। और गेन किसको हुआ है? गेन कांग्रेस को हुआ है। और क्यों गेन हुआ है? इसलिए कि हिंदू वोट बटा है, मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ है। वहाँ मराठा के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर, बाकी और नाम पर महाराष्ट्र में वोट पड़ा है। पश्चिम बंगाल में 18 सीटें थी, लेकिन वहाँ पर भी पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन के कारण वहाँ पर बीजेपी की सीटें 18 से घट के 12 पर आ गई। तो ये जो हिंदू वोट का बंटना है ये दिखा, और इसके परिणाम भी दिखे। अब इसको बांटा कैसे गया? इसको कास्ट एनुमरेशन की बात की गई कि जातीय जनगणना की जाएगी, और जातीय जनगणना के बाद जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी
भागीदारी, ये एक नारा दिया गया। अब इसमें स्पष्ट तौर पर बंटवारे की बात की गई कि जो हिंदुओं में जो अलग अलग जातियां हैं उनको जाति के आधार पर मिलेगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जाति जनगणना की बात और बंटवारे की बात कर रहे हैं उनमें कम से कम उत्तर प्रदेश में जो यादव समाज है, यादव समाज सिर्फ 9% है। लेकिन अगर आप उनकी नौकरियों में, जमीन में, धन वेल्थ के हिसाब से देखिएगा तो वो अपर कास्ट की जो सामान्य श्रेणी के लोग हैं बहुत सारी जातियों से बहुत ऊपर है। तो ये जातीय जनगणना का उनको भी नुकसान होगा जब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी जब होगी तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। और बहुत सारे सब कास्ट हैं जो इसका उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये खाली इस पर बीजेपी को शायद डराना चाहते हैं, लेकिन ये उनके लिए भी मुश्किल होगी जो ओबीसी की पॉलिटिक्स करते हैं और जो यादव सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। खैर उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य जो है वो हिंदू वोटर्स को डिवाइड करना था, हिंदू वोटर्स को बांटना था। अब इसमें बहुत सारे झूठ बोले गए, जैसे कि बीजेपी जब पावर में आएगी तो वो संविधान बदल देगी, वो जो है संविधान में के अलावा रिजर्वेशन ख़त्म कर देगी, वो और भी इस तरह के एक्शंस लेगी लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगी कि ये जो है बांटा जा रहा है, ये हिंदुओं को आपस में बांटा जा रहा है। अब इसके 2-3 उदाहरण मैं देने की कोशिश करता हूँ। धुबरी में जो कांग्रेस की जीत हुई है इस बार, धुबरी वहाँ हमेशा से जो है वो इंडियन यूनियन मुस्लिम एक संगठन जो है वहाँ पर उसका जो हमेशा से चुनाव जीतते रहे। और धुबरी के बारे में ये है कि वहाँ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स या बांग्लादेशी सेटलर्स सबसे ज़्यादा हैं। तो ये जो धुबरी से जो जीत के आए हैं रकीबुल हसन, ये लगभग 11-12 लाख वोट से कांग्रेस के कैंडिडेट जीत करके आए हैं। तो दूसरा मामला अगर बात करें तो अभी हरियाणा के चुनाव में हुआ है जहां मम्मन खान नूह, जिन्होंने नूह का बदला लेने की बात कही थी, वो 90,000 से ऊपर से चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन इन सब के बीच महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो मुस्लिम वोट पोलराइजेशन हुआ है जिसके कारण समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, विशेष रूप से जो हरियाणा, जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र में जो शिवसेना को सीटें मिली हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे को, उसमें ज़्यादातर मुस्लिम समर्थन भी था, या समाजवादी पार्टी में जिसमें मुरादाबाद सीट कह लीजिए, रामपुर सीट कह लीजिए, या और इस तरह की बहुत सारी सीटें हैं जो मुस्लिम समर्थन से ही जीत करके आए हैं। लेकिन अब ये बात हिंदुओं को भी समझ में आने लगी है कि हमको जाति के नाम पर नहीं बंटना है। अगर हम जाति के नाम पर बंटेंगे तो हमारा नुकसान होगा, विकास का काम रुकेगा। इसलिए कि सरकार के तौर पर कोई भी मुस्लिम संगठन या कोई मुस्लिम इंडिविजुअल ये नहीं बता पाता है कि मोदी सरकार ने उनके साथ क्या अन्याय किया है, लेकिन उनका स्पष्ट बयान होता है कि वो मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। उसका एकमात्र कारण ये है कि मोदी सरकार के बारे में या भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये एक दुष्प्रचार किया गया है कि वो एंटी मुस्लिम है। आप 2014 से लेकर के 2024 तक जो मोदी सरकार के काम हैं उनका आकलन उठा करके देख लीजिए, उसमें कहीं भी एक भी ऐसी गतिविधि
नहीं मिलेगी जो मुसलमानों के खिलाफ है। तो ये जो वोट पड़ा है हरियाणा में, ये इस बात पर पड़ा है कि हिंदू को यूनाइट होकर के वोट करना पड़ेगा, और वही दिखा। जो बात योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वही शायद इस तरह के परिणाम ला सकता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।